जब भी तुम्हारे पास आता हूँ तो मरने वाली क्यों हो जाती हो। बीवियां तो शोहर की कुर्बत में सुकून लेती हैं और तुम। वो दर्द से तड़पते हुए रोने लगी। शादी को 3 दिन गुजर चुके थे और अभी तक वो रात को ठीक से सोई भी नहीं थी। सारी रात बस रोमांस करता रहता है। उसका शोहर कोई इंसान नहीं बल्कि कोई दरिंदा है। बस भी कर दे अली, अब तो दिन की रोशनी फैल गई है। किरण पूरी रात अली की शिद्दतों को सहकर अब थक चुकी थी। पूरी रात के जागे हुए थे, लेकिन अली था कि उसकी बेखुदी में जरा भी फर्क नहीं आ रहा था। शादी की रात थी, इसलिए झिझक के मारे वो उससे ज्यादा इनकार भी नहीं कर पाई। लेकिन सर्दियों की तवील रात गुजारने के बाद अब सुबह की रोशनी फैल चुकी थी। वो बेतहाशा थकन से चूर हो चुकी थी। बिलाखिर उसने हाथ जोड़कर अली की मिन्नत की थी, तब वो पीछे हटा था। आंखें उसकी भी नींद से चूर थी, लेकिन किरण की खूबसूरती और हसीन चेहरे ने तो उसे पागल करके रख दिया था। बहरहाल अब वो करवट बदल कर सो चुका था। किरण की आंखें भी नींद से बोझल थीं। जैसे ही वो गहरी नींद में गई, कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। अली बेखबर सो रहा था, इसलिए किरण को ही उठना पड़ा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला था। बड़ी मुश्किल से कमरे के दरवाजे तक नींद में पहुंची थी। कहने लगी कौन है, तो उसकी सास कहने लगी बेटा 10 बज गए हैं, तुम्हारे घर वाले नाश्ता लेकर आ रहे हैं, तुम लोग तैयार होकर आ जाओ। किरण का दिल चाहा कि रो दे। 7 बजे तक तो उसके बेटे ने उसकी जान छोड़ी थी। वो मुश्किल से 3 घंटे ही सोई थी। जब सास ने दरवाजा खटखटा दिया, उसने एक ही नजर अली पर डाली जो बेखबर सोया हुआ था, लेकिन फिर खामोशी से कपड़े निकाले और वॉशरूम में चली गई। नहा धोकर वापस आई, तैयार हुई और कमरे से बाहर आ गई। तब तक उसके घर वाले नाश्ता भी लेकर आ गए थे। उसके साथ रजिया बेगम कहने लगी बेटा अली को उठाओ, कितनी बुरी बात है, तुम्हारे घर वाले नाश्ता लेकर आए हैं। लेकिन वो तो अली के पास जाने से भी कतरा रही थी। रात भर जितनी शिद्दत उसने दिखाई थी, दिल में कहीं ना कहीं अली का डर उसके दिल में बैठ गया था कि कहीं वो उसके पास जगाने जाए और वो फिर से शुरू ही ना हो जाए। कहता था दिल नहीं भर रहा, तुमसे बस नहीं चला, इस रात को मजीद तवील कर दूं और तुम्हारी कुर्बत से खुद को सैराब करता रहूं। उसकी बातों ने किरण को जाने से कतराने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन रजिया बेगम उससे बार बार कह रही थी। वो घबराते हुए कमरे में गई। वो अभी गहरी नींद सोया हुआ था। वैसे भी 12 बज चुके थे। वो अली के पास आई, उसका हाथ पकड़कर उसे हिलाने लगी। कहने लगी अली जल्दी से नहाकर तैयार हो जाएं, मेरे घर वाले भी आ चुके हैं, सब नाश्ते पर आपका पूछ रहे हैं। कुमार आलूद आंखें बमुश्किल ही अली ने खोली। जब किरण का निखरा निखरा रूप देखा तो फिर से दिमाग पर नए सिरे से सरशारी छाई थी। उसे खींचकर खुद पर गिराया था। किरण तैयार नहीं थी, इसलिए बेसाख्ता उसके ऊपर जा गिरी। कहने लगा तुम्हारे पहलू से निकलने को दिल ही नहीं चाहता। एक तो कमबख्त ये रिश्तेदार मुझे इसलिए जहर लगती हैं, मियाँ बीवी को तो वक्त गुजारने ही नहीं देते। कहने लगी प्लीज छोड़े मुझे, प्लीज छोड़े मुझे। लेकिन अली ने अपनी मनमानी फिर एक बार ही की थी। उसके बाद ही उसे छोड़ा था और खुद नहाने चला गया। वो जिद होकर रह गई थी। बाहर आया तो तौलिया उसके मुंह पर फेंका और कहने लगा मैं तो अपने ससुराल वालों के साथ नाश्ता करने जा रहा हूँ, तुम जाओ, दोबारा से नहाकर तैयार हो जाओ और फिर सबको वजह भी बता देना। किरण का बस नहीं चल रहा था कि रो दे। बहरहाल वो जा चुका था। किरण ने दोबारा से गुस्ल किया और वही कपड़े पहनकर तैयार होकर बाहर आ गई, लेकिन सर पर अच्छे तरीके से दुपट्टा ओढ़ लिया ताकि किसी को शक ना हो। सबके साथ नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद अली फिर उसे इशारा कर रहा था कि चलो कमरे में, लेकिन वो तंग आ चुकी थी, इसलिए रसिया बेगम के साथ ही बैठी बातों में मसरूफ रही। लेकिन अली बार बार अपनी नजरों से उसे कमरे में जाने का इशारा कर रहा था। किरण का दिल बड़ी जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन वक्त यूं ही गुजरने लगा। गुस्से में आके अली कमरे में चला गया। दरवाजा भी बड़े जोर से मारा था। रसिया कहने लगी इसे क्या हुआ है। कहने लगी पता नहीं। बहरहाल वो कमरे में नहीं गई। रात को वलीमा था, फिर वो पार्लर चली गई। रात को ग्रे और सिल्वर रंग की मैक्सी में वो कमाल लग रही थी, क्यामत लग रही थी, और अली तो उस पर नजरें हटाना भूल गया था। जब वो दोनों स्टेज पर बैठे तो अली ने उसका हाथ पकड़ कर रखा था। बैठते ही उसके कान में सरगोशी करने लगा। कहने लगा आज तो तुम मुझसे बचोगी नहीं। लेकिन किरण का सर चकरा रहा था। पूरी रात वो नहीं सो पाई थी। फिर पूरा दिन भी रजिया बेगम के साथ बैठी रही और अब तो यूं थी कि नींद से बेहाल थी। इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि आज भी अली के साथ रात भर जाकर काटे। रात को किरण की वालदा ने रसिया बेगम से कहा हमारे यहाँ रिवाज है कि वलीमे पर हम अपनी बेटी को अपने घर ले जाते हैं और अगले रोज दूल्हा और उसके घर वाले आकर ले जाते हैं, तो आज हम किरण को अपने साथ लेकर जाएंगे। रजिया बेगम ने तो कोई इतराज नहीं किया, लेकिन अली के तो जैसे होश उड़ गए थे। कहने लगा नहीं, हमारे यहाँ ऐसा कोई रिवाज नहीं है।
रजिया बेगम ने उसके कांधे पर एक थपकी लगाई। कहने लगी, बस भी करो, इस तरह से बड़ों को जवाब नहीं देते। वो कहने लगी, किरण को आप अपने साथ ले जाएं, कोई बात नहीं। किरण ऐसा ही चाहती थी कि अपनी माँ के साथ जाए और नींद पूरी करे। सर फट रहा था, लेकिन अली उसे जी नजरों से देख रहा था। किरण ने अपनी नजरें बदल दी, क्योंकि वो नजरों के इशारों से यही कह रहा था कि किरण खुद मना कर दे कि वो मायके नहीं जाना चाहती। लेकिन किरण ने उसकी तरफ ही नहीं देखा और अपने वालिदैन के साथ वो वापस घर आ गई। जैसे ही कपड़े तब्दील करके वो सोने के लिए लेटी थी, अली का फोन आने लगा। उसने फोन उठाया, कहने लगा, ये क्या तरीका है तुम्हारे घर वालों का, ऐसा कौन करता है। कहने लगी, अली ये रस्म है। कहने लगा, भाड़ में जाए ये रस्म, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ और तुम मेरे साथ वापस घर आओगी। अली बेहद गुस्से में था। कहने लगी, अली मेरी बात को समझने की कोशिश करें, मैं क्या बहाना बनाऊंगी। वो कहने लगा, कुछ भी बहाना बनाओ, मैं कुछ नहीं जानता। अच्छा ये बताओ, तुमने चेंज तो नहीं किया। वो कहने लगी, मैं सब कुछ चेंज करके सोने लगी थी। वो कहने लगा, मुझे नहीं पता, मैं अभी आ रहा हूँ, जल्दी से तैयार हो, बिल्कुल वैसे ही लगो जैसे वलीमे में लग रही थी। तुम्हारे जेवरात मैं खुद उतारूंगा, तुम्हारी एक एक चीज मैं अपने हाथों से उतारूंगा, जैसे सुहागरात को उतारी थी। तुम होती कौन हो बिना मुझसे पूछे चेंज करने वाली। तुम मेरी हो, मेरी इजाजत के बगैर तुम्हें कुछ भी करने की इजाजत नहीं। किरण का तो जैसे सांस सीने में थम सा गया था, क्योंकि वो बहुत गुस्से में कह रहा था। किरण कहने लगी, प्लीज अभी नहीं, अली मेरी बात को समझे, मेरे घर वाले परेशान हो जाएंगे। कहने लगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन परेशान होता है, किसे बुरा लगता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मेरी बीवी हो और मुझे रात को तुम अपने कमरे में चाहिए। मैं तुम्हें हर रात अपने बिस्तर पर देखना चाहता हूँ। तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट है, वैसे ही तैयार हो जाओ जैसे कि तुम वलीमे पर लग रही थी। जेवरात भी वैसे ही पहन के रखना। मैं तुम्हें इशारा कर रहा था कि अपनी वालदा को मना कर दो, कोई भी बहाना बना दो, लेकिन तुमने तो मेरी तरफ देखने की जहमत तक नहीं की। क्या तुम्हारी नजर में मेरी ये अहमियत है। पता नहीं अली को हुआ क्या था, कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। अपनी बात कहकर उसने फोन बंद कर दिया और किरण सोच में पड़ गई थी कि क्या करे और क्या ना करे। बहरहाल जब उसने अपनी वालदा को इत्मीनान में लिया, कहने लगी, वो अली की कुछ तबीयत ठीक नहीं है, मैं अली के साथ घर जा रही हूँ, फिर कभी रहने के लिए आ जाऊंगी। उसकी वालदा ने ज्यादा इतराज नहीं किया था। कहने लगी, ठीक है, लेकिन किरण को ये मुनासिब नहीं लगा कि वो दोबारा से वलीमे का जोड़ा पहने। अलबत्ता उसने सब कुछ पैक करके रख दिया। अली ने सिर्फ बाहर गेट पर हॉर्न दिया और किरण से कहने लगा, बाहर आ जाओ, मैं अंदर नहीं आऊंगा। किरण ने अपने वलीमे का जोड़ा और तमाम सामान हाथों में पकड़ा और बाहर चली गई। किरण के माथे पर बल पड़े थे। बहरहाल उसने सामान पीछे रखा और खुद फ्रंट सीट पर बैठ गई। कहने लगा, तैयार क्यों नहीं हुई, मेरी बात का असर नहीं हुआ था तुम्हें। कहने लगी, अली कुछ तो समझने की कोशिश किया करें। अम्मा क्या सोचती कि मैं क्यों दुल्हन बनकर जा रही हूँ। बड़ी मुश्किल से मैंने बहाना बनाया है, अभी तो किरण की जान छूट गई। कहने लगा, घर जाकर वैसे ही तैयार हो जैसे तुम लग रही थी। वो कहने लगी, ठीक है, हो जाऊंगी, लेकिन आप वादा करें मुझे ज्यादा तंग नहीं करेंगे। मैं कल रात सोई नहीं अली, और सुबह से जाग रही हूँ। मेरा सर फट रहा है, मुझे बहुत शदीद नींद आ रही है। वो कहने लगा, घर तो चलो, मैं तुम्हें सुलाता हूँ, बड़ी मीठी नींद सुलाऊंगा तुम्हें। उसकी आंखों में शौकी नाच रही थी। किरण का दिल धड़का था। बहरहाल जब वो घर में आई, रजिया बेगम सो चुकी थी। अपने कमरे में गई तो अली कहने लगा, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। किरण ने दोबारा से वलीमे की मैक्सी पहनी, मेकअप किया, यहाँ तक कि जेवरात भी पहने। अभी सब कुछ पहनकर तैयार हुई थी। दुपट्टा सर पर लेने की कोशिश की तो अली उसके करीब आ गया। उसकी गर्दन पर अपने लब रख चुका था और फिर उसने किरण पर अपनी मनमानियां शुरू कर दी। वो थकन से चूर थी। रात के 3 बजे वो रोने लगी, लेकिन अली था के पास आने को तैयार ही नहीं था। उसके सामने हाथ जोड़ने लगी कि खुदा के लिए बस कर दो, मुझे सोने दो। लेकिन ऐसा लगता था कि जैसे उस पर कोई जुनून सवार है। कुछ नहीं सुन रहा था। सारी रात किरण की आंखों में गुजर गई। सुबह सो चुका था और वो बेहताशा रो रही थी, क्योंकि अब उसके पेट के निचले हिस्से में तकलीफ होने लगी थी। दर्द हो रहा था और इतनी शिद्दत से दर्द हो रहा था कि उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने सोए हुए अली को उठाया, उसे हिलाने लगी। अली गहरी नींद से जागा, लेकिन किरण को यूं तड़पता देखकर परेशान हुआ। कहने लगा, क्या हुआ है तुम्हें। कहने लगी, बहुत दर्द है मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अली प्लीज कुछ करो। अली ने वो पेट के निचले हिस्से पर अपने दोनों हाथ रखे। वो तड़प रही थी। वो खुद भी घबरा गया, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था कि किरण को हुआ क्या है। कहने लगा, मैं अम्मी को बुलाता हूँ। उठ के बैठ गया, जल्दी से अपनी शर्ट पहनी, बटन बंद किए, अपने बालों को दुरुस्त किया और कमरे से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद रजिया बेगम घबराई हुई कमरे में आई। तब तक वो दर्द से तड़प रही थी। रजिया बेगम खुद समझ नहीं पा
पा रही थी कि उससे हुआ क्या है। अली से कहने लगी, ऐसे करो, ड्राइवर को कहो गाड़ी निकाले। अली बाहर चला गया। रजिया बेगम ने उसे सहारा दिया, उसे बाहर ले आई। लेकिन जब अस्पताल लेकर गए तो लेडी डॉक्टर ने बुरे तरीके से रजिया बेगम को डांटा था। कहने लगी, आपके बेटे ने क्या हाल किया है, अपनी बीवी का इसे जरा भी एहसास नहीं। वो कहने लगी, किरण के पेट के अंदर जख्म हो चुके हैं, इसलिए अपने बेटे से कहें कि अपनी बीवी से दूर रहे। ये सुनकर रजिया बेगम तो शर्मिंदा होकर रह गई थी। जैसे किरण के साथ क्लिनिक से बाहर आई तो अली खड़ा था। वालदा से कहने लगा, क्या हुआ, लेकिन वो उसे खा जाने वाली नजरों से देखने लगी। कहने लगी, ये तो तुम्हें पता होगा, शर्मिंदा करके रख दिया है तुमने मुझे। वो शायद कुछ कुछ समझ चुका था, इसलिए नजर चुराने लगा। जैसे ही किरण गाड़ी में बैठी, आंखें बंद कर चुकी थी। 2 दिन से उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी और दर्द बर्दाश्त करके बेहाल थी। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया था, कुछ मेडिसिन भी दी थी। अली ने जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की, कहने लगी कि किरण के घर लेकर जाओ, इसके मायके। अली कहने लगा, क्यों? वो कहने लगी, इधर उधर रहेगी, 15 दिन अपने मायके रहेगी, आराम करेगी। वो कहने लगा, अम्मी वो घर पर भी तो आराम कर सकती है। रसिया बेगम कहने लगी, नहीं, जो कह रही हूँ वही करो। किरण ने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया था। रसिया बेगम किरण को उसके मायके छोड़ आई। उसकी वादा से कहने लगी कि वलीमे पर भी अली ने इसे रहने नहीं दिया, इसलिए 15 दिन किरण आपके पास रहेगी। उसकी वालदा भी खुश हो गई, लेकिन बेटी के चेहरे पर दर्द के आसार साफ दिखाई दे रहे थे। उसने भी कोई बात नहीं बताई, क्योंकि रसिया बेगम ने उससे मना किया था कि घर वालों से कुछ भी जिक्र मत करना। मैं अली को समझाऊंगी, वो आइंदा तुम्हारे साथ ऐसा सलूक नहीं करेगा। लेकिन किरण के दिल में तो जैसे अली की कुर्बत का खौफ बैठ गया था। 2 दिन तो अली ने कुछ नहीं कहा, बड़े सब्र से गुजारे। लेकिन 2 दिन बाद उसने किरण को फोन किया। किरण उस वक्त भी सोने की तैयारी कर रही थी। फोन उठाया तो कहने लगा, अच्छा बहाना मिल गया है तुम्हें, क्या हो गया था जो मायके जाकर बैठ गई हो? कहने लगी, आपको आंटी ने कुछ नहीं बताया। कहने लगा, यार तुम अनोखी लड़की तो नहीं हो जिसकी शादी हुई है, सबकी होती है। सबके शोहर अपनी बीवियों के साथ ऐसा ही सब कुछ करते हैं। उनकी बीवियां यूं रोने नहीं बैठ जाती। थोड़ा सब्र करना सीखो, वावेला ना मचाया करो। तुमने पता नहीं लेडी डॉक्टर से क्या कहा और उसने मेरी माँ से क्या कहा। किरण मैं कुछ नहीं जानता, मैं तुम्हारे बगैर इतने दिन तो कभी नहीं गुजार सकता। किरण कहने लगी, अली आपको जरा भी एहसास है कि मैं किस तकलीफ से गुजर रही हूँ? वो कहने लगा, बकवास बंद करो, कोई भी बहाना बनाओ, कुछ भी करो, बस घर वापस आओ। 2 दिन से मैं पागल हो रहा हूँ, मुझे रात को ठीक से नींद नहीं आ रही, मुझे तुम चाहिए हो। किरण ने फोन बंद कर दिया। एक तो अपनी तकलीफ से 2 4 थी, 2 दिन बाद जाकर उसके दर्द को कुछ अफाका हुआ था और अब अली जहनी तौर पर परेशान कर रहा था। उसे सोच लिया था कि वो फोन ही नहीं उठाएगी, बहाना बना देगी। लेकिन वो अली था, किरण ने चंद दिन उसका फोन उठाया ही नहीं। जब भी उठाती तो बहाना बना देती कि वो कुछ देर बाद फोन करेगी, अभी बिजी है। 15 दिन गुजर चुके थे और अली का गुस्से से बुरा हाल था। रजिया बेगम ने भी उस पर पाबंदी लगा रखी थी कि वो किरण को लेने के लिए नहीं जाएगा। 15 दिन बाद ही उसे खुद घर लेकर आई थी और अली का दिमाग खराब था। किरण को देखकर भी उसने अपना रुख बदल लिया। चुपचाप खाना खाता रहा, उसे चोर आंखों से देखता रहा। खाना खाने के बाद जल्दी अपने कमरे में चला गया था। उसे लगा था किरण कमरे में जल्दी आ जाएगी, उसे मनाने की कोशिश करेगी। जैसे ही खाना खाकर किरण फारिग हुई और अली अपने कमरे में गया, रसिया बेगम ने किरण को अपने कमरे में बुला लिया और कहने लगी, मैं तुम्हारे सामने बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे बताना था। वो कहने लगी, आंटी मुझे खुद इन बातों का इतना पता नहीं था। मैं अली को बहुत कहती थी, लेकिन वो मेरी कुछ नहीं सुनता। वो कहने लगी, मैंने उसे खूब समझाया है, बहुत डांटा भी है, आइंदा तुम्हारे साथ ऐसा सलूक नहीं करेगा। कोशिश करो तुम कमरे में जरा देर से जाया करो। वो कहने लगी, ठीक है, जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। कुछ देर वो उनके कमरे में ही बैठी इधर उधर की बातें करती रही और अली तब के रह गया। कब से उसका इंतजार कर रहा था। रात के 12 बजे किरण कमरे में आई थी और वो लैपटॉप पर बेफजूल वक्त गुजार रहा था। किरण को देखकर उसे बेहताशा गुस्सा आया। किरण जैसे ही अंदर आई, कहने लगा, दरवाजा बंद करके लॉक करो। बहुत गुस्से में था। किरण बुरी तरह से घबरा गई थी। उसने दरवाजा बंद किया, धीरे धीरे चलते हुए बैठ के दूसरी जानिब आ गई। बड़े गुस्से से अली ने लैपटॉप बंद किया और टेबल पर रख दिया। कहने लगा, तुम्हारे नजदीक मेरी क्या अहमियत है, तुम मुझे क्या समझती हो? कहने लगी, अली मेरे नजदीक आपकी बहुत अहमियत है और आपकी नजर में भी मेरा एहसास होना चाहिए। मैं 15 दिन से दवा खा रही हूँ,
वो कहने लगा, ये सब पटियां मुझे मत पढ़ाओ, अपनी माँ से मैं बहुत लंबा लेक्चर सुन चुका हूँ। मेरी तरफ से बाहर में जाओ, तुम कोई वाहिद लड़की नहीं हो। सबके शोहर अपनी बीवियों के साथ इसी तरीके से रहते हैं, लेकिन वो मोम की गुड़िया नहीं बनी रहती। उसने तकिया उठाया और करवट दूसरी तरफ मोड़कर लेट गया। किरण की आंखों में आंसू झलमला रहे थे। उसने अपने आंसू को अपने अंदर ही कहीं जब्त किया था। खुद पर जब्त बांधकर वो खुद ही अली के पास गई। वो करवट लिए दूसरी जानिब लेकर लेटा हुआ था, बहुत गुस्से में था। किरण ने अपना हाथ उसके बाजू पर रखा तो झटक दिया। कहने लगा, पीछे हटो, हाथ मत लगाना मुझे, जाके आराम करो, आज के बाद कुछ नहीं कहूंगा तुम्हें। वो कहने लगी, अली मुझसे नाराज मत हो। कहने लगा, तुम्हें फर्क पड़ता है? कहने लगी, फर्क पड़ता है? क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, आपकी बीवी हूँ। आप मुझसे यूं मोड़ कर लेटेंगे तो मुझे फर्क पड़ेगा ना? बस ये कहना था। अली ने उसकी तरफ अपना रुख बदल लिया। कहने लगा, तुम्हें फर्क पड़ता है? तुम्हें पता है मैं तुमसे नाराज हूँ। कहने लगी, हाँ मुझे नजर आ रहा है, मुंह फुला हुआ है, मुझे देख नहीं रहे हैं तो जाहिर है मुझसे नाराज है। कहने लगा, नाराज तो हूँ, मुझे राजी करो। उसकी बात सुनकर किरण जानती थी वो राजी किस चीज से होता है। वो नजरें चुरा गई। कहने लगी, ऐसा करते हैं, हम बातें करते हैं। कहने लगा, बातों से तो मेरा गुजारा नहीं होता, मेरा गुजारा तो किसी और चीज से होता है। लेकिन किरण कतराना शुरू हो गई, इधर उधर की बातें करने लगी। लेकिन अली उसकी बातें सुनी अनसुनी कर रहा था। उसके करीब आने लगा, लेकिन वो फौरन से उठकर बैठ गई। कहने लगी, अली प्लीज। वो कहने लगा, तुम्हारा शोहर हूँ, तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा तो फिर कहाँ जाऊंगा? या दूसरी औरत के पास जाऊंगा? किरण, तुम मेरी बीवी हो और मैं अपनी हर ख्वाहिश, अपनी जुनून, अपनी शिद्दत सिर्फ तुम पर ही लुटाना चाहता हूँ। तुम ही इनकार करोगी, तुम ही रोकोगी, तुम ही बहाना करोगी। तुम्हारी इस तरह की बातें सिर्फ मेरी जिद को बढ़ाती है और कुछ नहीं करती। और जब मर्द जिद पे आ जाए तो फिर वो कुछ नहीं देखता। चलो आओ, इधर मनाओ, और वैसे मनाओ जैसे मैं राजी हो सकता हूँ। तुम नहीं आओगी तो मैं आऊंगा, मैं आऊंगा तो सुबह फिर तुम्हें अस्पताल जाना पड़ेगा। पता नहीं लेडी डॉक्टर को तुमने कितने पैसे देकर सिखाया है कि वो ऐसे जुमले बोले ताकि मैं तुमसे दूर रह सकूं। सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं तुम जैसी औरतों की चालें अच्छे तरीके से ना जानता हूँ। शौहर से दूर रहने के लिए नए से नए तरीके ढूंढ लिए हैं तुम लोगों ने। पता नहीं ये खूबसूरती, ये हुस्न तुम लोगों ने किसको दिखाना है। पता नहीं वो बात किसकी तरफ लेकर गया था। वो बेहद परेशान हुई, लेकिन फिर जब उसने अपनी आंखें बंद कर ली, अपने आप को अली के हवाले कर दिया। आज की पूरी रात भी अली ने उसे सोने नहीं दिया था। जैसे ही वो नींद से आंखें बंद करती तो उसके रुखसार को थपथपाने लगता, कहता, सोने की जरूरत नहीं है, मेरा साथ दो, मेरी तरफ देखो। किरण को लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी में आने वाला इसका हम सफर बिल्कुल बेहिस्सा है। औरत की तकलीफ से कोई गर्ज नहीं है। बहरहाल अगर वो जरा भी एहतजाज करती तो अली की शिद्दतें बढ़ जाती, जिससे सहना किरण के बस की बात नहीं थी। वो जिद में आकर ना उसे सोने देता और ना खुद सोता था। उसके वालिद की अपनी फैक्ट्री थी और वो ऑफिस लेट ही जाता था, कभी 10 बजे कभी 11 बजे, क्योंकि अपना काम तो उसे परवाह नहीं थी। इसलिए रात देर तक उसके साथ जागता रहता था। अलबत्ता किरण 15 दिनों के अंदर ही अंदर कमजोर होने लगी। उसके चेहरे की रौनक खत्म होने लगी थी। रातों को जाग जाग कर उसकी आंखों के गिर्द हल्के पड़ने लगे। लेकिन अली उसकी शिद्दतों में कमी आती ही नहीं थी। खुद वो खुश खुराक खाता था, रोजाना रात को दूध पीकर सोता था, वो भी मेवे वाला। हर तरह से अपना ख्याल रखता था। अलबत्ता किरण से कहता था, मुझे मोटी खवातीन बिल्कुल पसंद नहीं है, अपने आप को हमेशा ऐसी ही फिट रखना। किरण ने अब शिकायत करनी छोड़ दी थी, खुद को हालात के हवाले कर दिया था। उसे लगा जैसे जैसे वक्त गुजरेगा अली खुद ब खुद नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन सिर्फ ये उसका ख्याल था। 1 महीना गुजर गया था, लेकिन किरण की चीखें वैसी ही थी। कभी कभी तंग आ जाती थी, रोने लग जाती थी, अली से कुछ नहीं कहती थी। 1 महीने बाद उसकी तबीयत खराब रहने लगी। लेडी डॉक्टर के पास जब गई तो उसने उसे हामला होने की खुशखबरी सुनाई। साथ में ये भी कहा कि शुरू के चंद महीनों में तुम्हें एहतियात बरतनी पड़ेगी, तुम्हारा शोहर तुम्हारे करीब ना आए। रजिया बेगम कहने लगी, आप फिक्र ना करें, ऐसा ही होगा। डॉक्टर ने कहा कि अगर इसका शौहर इसके करीब आया तो इसकी प्रेगनेंसी जाया हो सकती है, बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है। लेडी डॉक्टर ने तो इसे बिस्तर से उठने से भी मना किया था। ये खबर जब अली को पता चली तो वो भड़क उठा। कहने लगा, ये क्या तमाशा तुमने खड़ा कर दिया है, बच्चा कहाँ से हो गया? मैं तो अभी ऐसे किसी मूड में नहीं हूँ, मुझे अभी औलाद नहीं चाहिए, मैं कल ही तुम्हारा अबॉर्शन करवा दूंगा। अभी तो मुझे सिर्फ अपनी शादीशुदा जिंदगी को एंजॉय करना है। ये सुनकर किरण की रंगत उड़ी थी। उसे तो लगा था औलाद की खुशी पे अली ये एहतियात भी कर जाएगा। बच्चा तो हर इंसान को प्यारा होता है, और जब ये पता चलेगा कि वो बाप बनने वाला है, इंसान की सोच बदल जाती है।
लेकिन अली की ख्यालात सुनकर किरण को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे। कहने लगी, अली आप ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं? वो कहने लगा, कैसी बातें कर रहा हूँ? वही बातें कर रहा हूँ जो मुझे करनी चाहिए। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता और ये बात मैं तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से बता चुका हूँ। किरण कहने लगी कि मुझे बच्चा पैदा करना है, डॉक्टर ने जो एहतियात बताई है मुझे वो भी करनी है। कहने लगा, तो ये किसका बच्चा है? मेरा बच्चा है ना, मुझे नहीं चाहिए, जब चाहिए होगा तो ले लूंगा। वो कहने लगी, आपको क्या लगता है जो आप चाहेंगे वही होगा, जिसे आप चाहेंगे वैसे ही होगा। अगर मेरा बच्चा जाया हो गया तो दोबारा मां बनना मेरे लिए मुश्किल है। खुदा के लिए आप अपने आप को बदलने की कोशिश करें। वो कहने लगा, मेरा दिमाग खराब मत करो, सारे ड्रामेबाजी में तुम्हारी मुझसे दूर रहने की है। तुम बहाने तराशती हो, जब भी मेरे पास आती हो तुम्हारी शक्ल पर 12 बज जाते हैं, बेजार बेजार से नजर आती हो, मुझे वैसा जवाब नहीं देती जैसा मैं चाहता हूँ। वो कहने लगी, और क्या करूं? 1 महीना हो गया हमारी शादी को और शादी के इस 1 महीने में मैंने ठीक से सोकर नहीं देखा, फिर भी आपको ये लगता है कि मैं आपको मोहब्बत नहीं देती। कहने लगा, हाँ मैं मुतमईन नहीं हो पाता, मैं अभी तक तुमसे नहीं हुआ। मुझसे वैसे ही जुनूनी मोहब्बत करो जैसे मैं तुमसे करता हूँ। ये बच्चा ये सब कुछ छोड़ो, हम एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। जब मेरे पास आती हो तो बस पागल हो जाया करो, मुझे तुम्हारा पागलपन देखना है, वैसा पागलपन जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूँ। किरण तो उसकी बातें सुनकर बुरी तरह से घबराने लगी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ना समझ आने वाली अली को पता नहीं क्या हो जाता था। किरण उठकर कमरे से बाहर आ गई। सोच रही थी कि हर बात रजिया बेगम से कह देगी, उसे कहेगी कि वो अपने बेटे को समझाए। वो नहीं चाहती थी कि उनका बच्चा जाया हो। एक तरफ लेडी डॉक्टर की बातें उसे डराए हुए थी, दूसरा अली की बातों ने उसकी जान निकाल कर रख दी थी। उसका साथ देती तो थी जितना दे सकती थी, हाँ जानवरों वाला सलूक नहीं कर सकती थी जो उसके साथ करता था। तभी कभी कभी तो उसके होंठों को अपनी दस्तरस में लेकर इतनी जोर से काटता कि उसके होंठों से खून बहने लगता। वो पीछे धकेल देती, उससे कहती, आप क्या कर रहे हैं? तो कहता, यही तो मजा है, तुम्हें तो पता ही नहीं कि शादीशुदा जिंदगी का मजा क्या होता है। तुम एकदम वॉर लड़की हो, जिससे वो मोहब्बत कहता था। किरण को वो हवस लगती थी और ये सब वो नहीं कर पाती थी। अभी अपना वो सर पकड़े रो रही थी कि एक तरफ डॉक्टर तो दूसरी तरफ अली। वो चाहती थी कि वो माँ बने, मगर अली का रवैया उसे अंदर तक तोड़ चुका था। लेकिन सांस खारिज करके वो सर पकड़ के बैठी हुई थी जब रजिया बेगम उसके लिए ताजा अनार का जूस लेकर कमरे में आई। उसे यूं परेशान देखकर कहने लगी, अरे बेटा क्या हुआ? सर में दर्द तो नहीं? लाओ मैं दुबा दूं। तबीयत ठीक तो है ना तुम्हारी? कुछ ठंडा गर्म चाहिए तो बताओ, मैं ला कर देती हूँ। रजिया बेगम तो किरण को यूं बैठा देखकर परेशान सी हो चुकी थी, लेकिन अब सास को देखकर वो गहरी सांस खारिज करके कहने लगी, नहीं आंटी मैं ठीक हूँ, बस थोड़े से चक्कर आ रहे हैं। उसके हाथ पांव ठंडे पड़े थे। जो बात अली ने की थी उसने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया था। वो खुश रहना चाहती थी अपने बच्चे की खातिर, लेकिन अली की बात ने उसकी आंखों में आंसू ला चुके थे। अभी उसने अपनी सास को बताने के लिए कुछ अपना मुंह खोला ही था कि वहां पर अली आ गया। अली को देखकर जिस तरह खौफ के मारे वो अपनी जगह दब गई थी। रजिया बेगम माथे पर बल पड़ गई, उसे यूं उछल कर पीछे होते देखा, फौरन से उसे कांधों से पकड़ लिया। कहने लगी, अरे अरे बेटा क्या हो गया? यूं तुम घबरा क्यों रही हो? इस हालत में डरना घबराना ठीक नहीं होता। डॉक्टर ने क्या कहा था? किरण सीने पर हाथ रखे अपना सांस नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी जब रसिया बेगम ने एक बार फिर घूरकर अपने बेटे को देखा और कहने लगी, क्या कहा है तुमने बहू को? बताओ, ये क्यों तुम्हें देखकर इतना डर रही है? जानते भी हो ये बच्चे की माँ बनने वाली है। रसिया बेगम ने मुस्कुराकर उससे बात की, लेकिन अली के चेहरे के तासुरात वहीं के वहीं था। उसके माथे पर बल पड़े हुए थे कम, और ना ही उसके चेहरे पर कोई मुस्कुराहट आई थी। कहने लगा, अच्छा तो फिर मैं क्या करूं? मुझे कोई शौक नहीं है फिलहाल बाप बनने का, बस मुझे जिंदगी में फिलहाल सुकून चाहिए। और वैसे भी ये मेरी बीवी है, यहाँ पर मेरे लिए लाई गई है। बच्चे इसने मेरे पैदा करने हैं, तो ये किसकी इजाजत से माँ बन रही है? जब तक मैं नहीं चाहूंगा इससे कोई हक नहीं पहुंचता माँ बनने और बच्चों के अंबार खड़े करने का। ये बात अभी अली के मुंह से निकली थी कि रजिया बेगम ने उठकर उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। अली को इस थप्पड़ की उम्मीद नहीं थी। उसे थप्पड़ मारकर कहने लगी, कैसी बातें कर रहे हो? क्या ये तरबियत की है मैंने तुम्हारी? तुम्हें कोई परवाह भी है कि नहीं? अरे वो लड़कियां तो खुश नसीब होती हैं जो शादी के फौरन बाद इस दर्जे पर फायज हो जाती हैं, वरना अपने खानदान में ही तुम्हारी कितनी मिसालें मौजूद हैं। शादी को सालों गुजर जाते हैं और औलाद की नेमत के लिए लोग दर बदर के धक्के खा रहे होते हैं। ये सुनना था कि अली किरण की तरफ बढ़ा था और उसने किरण को। दूसरे एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।